अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ आवर बायोलॉजी वेरी फर्स्ट लेक्चर एंड वी आर गोना स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह Almighty who is most merciful. Okay, let's start our lecture. ओ जी, कोटेशन ऑफ द डे पढ़ने से पहले मोटिवेशन। ओके, हमारी कोटेशन क्या है? यू डोंट हैव टू ग्रेट टू स्टार्ट, ओके, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। अच्छा जी, इसका क्या मतलब हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्ट में क्या हो, ग्रेट हो। ठीक है, स्टार्ट में ग्रेट होना ज़रूरी नहीं है, आपको स्टार्ट में ग्रेट होने की नीयत होना ज़रूरी है। जैसा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, इंसान के अमाल उनकी नीयतों के दारोमदार में है। ठीक है, माई सेल्फ कोमल शहबाज एंड वी आर गोना स्टार्ट विद अवर फर्स्ट चैप्टर, नो 5th चैप्टर। वैसे तो फर्स्ट चैप्टर है सिलेबस का, बट हमारे बुक के कंटेंट में 5th चैप्टर है। ओके, हमारी आउटलाइंस देख लें आज के लेक्चर की। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन डिस्कस करेंगे कि एंजाइम का ओरिजिन क्या है। कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे, एंजाइम के स्ट्रक्चर को देखेंगे, एंजाइम की नेचर को देखेंगे, एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को देखेंगे, एंजाइम की फॉर्मेशन की बात करेंगे एंड इन विवो एंड इन विट्रो एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, ओके, सबसे पहले हम ओरिजिन की बात करते हैं। ठीक है, ओरिजिन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से ओरिजिनेट हुआ हुआ, ठीक है, किसी चीज़ से निकला हुआ हम कह लेते हैं, किसी चीज़ से ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, इससे क्या मुराद है हम देख लेते हैं। हमारे पास जो वर्ड एंजाइम है वो कहाँ से है? ग्रीक लैंग्वेज से। अच्छा, ये ना बहुत एंशियंट वर्ड है। एंशियंट वर्ड पहले के टाइम में जो ग्रीक्स और लैटिन पीपल थे ना, वो बहुत ज़्यादा डेवलप थे हर चीज़ के अंदर, साइंस के अंदर। तो बहुत सी जो डिस्कवरीज होती थी वो ग्रीक और लैटिन पीपल के थ्रू होती थी। इसलिए जो हमारे पास बहुत सी टर्मिनोलॉजीज जो कि बहुत एंशियंट हैं वो ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज की आपको मिलेंगी। ठीक है, अच्छा, एंजाइम में क्या है हमारे पास? एंजाइम 2 वर्ड से मिलके बना है। इन मतलब अंदर, एंड जाइम मीन यीस्ट। ठीक है, अच्छा, यीस्ट की हम यहाँ पे अगर बात करते हैं ना, तो यीस्ट हमारे पास क्या है? यीस्ट हमारे पास एंशियंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मतलब कि एंशियंट से मुराद ये नहीं है कि जैसे हम एवोल्यूशन में पढ़ते हैं कि पहले बैक्टीरिया आया, फिर बाद में जाके मतलब सारी एवोल्यूशन की हिस्ट्री है, उसके बाद हम कहते हैं कि ह्यूमन बना। ऐसा नहीं है। यीस्ट के जब हम बात कर, मैंने आपको एंशियंट इस सेंस में कहा है कि जो स्टार्ट में ऑर्गेनिज्म नॉन थे ना ह्यूमंस को, जब साइंस की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे यीस्ट जो है डिस्कवर हो चुका था। ऐसा नहीं है कि बाकी कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं था, मतलब बाकी डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे लेकिन अभी वो डिस्कवर नहीं हुए थे। यीस्ट एंशियंट है, मतलब कि अर्ली डेज में, साइंस की डेवलपमेंट के अर्ली डेज में ही डिस्कवर हो चुका था। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। ठीक है, एंशियंट डेफिनेशन हमारे पास क्या है? अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया यीस्ट का। अब यीस्ट ना बहुत ज़्यादा फेमस है। किसके लिए फेमस है भला? यीस्ट इज़ फेमस फॉर फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होती है? फर्मेंटेशन की बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? योगर्ट।
योगर्ट जो हम मज़े मज़े से नाश्ते में खाते हैं, ठीक है। कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग पीते हैं, तो सबकी लैंग्वेज पर डिपेंड करते हैं ठीक है। अच्छा जी, इसकी डेफिनेशन एंजाइम की क्या रखी गई उस टाइम पे जब एंजाइम का वर्ड, एंजाइम का जो टर्म एंजाइम है वो कॉइन हुई थी, उस टाइम पे एंजाइम की डेफिनेशन रखी गई जी। ग्रीक्स ने कहा ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हमें मिलते हैं किसके अंदर, जो कि हमें यीस्ट के अंदर मिलते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। मतलब कि जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस स्टडी करने लगे तो यीस्ट को स्टडी किया गया। यीस्ट को क्यों स्टडी किया? यीस्ट क्योंकि फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व था, ठीक है। फिर उसमें देखा गया कि यीस्ट के अंदर सब्सटेंसेस मौजूद हैं जो कि फर्मेंटेशन में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। उस टाइम पे जो एंजाइम थे ना, उनकी डेफिनेशन जस्ट इतनी थी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि यीस्ट में पाए जाते हैं और फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व होते हैं। दैट्स इट। नाउ हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन है, ठीक है, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती है ये, ठीक है। और आप ये देखें, इसकी डेफिनेशन हम कहते हैं ना कि एक चीज़ अपने अंदर ही बहुत जामियत रखती है, ये बिल्कुल वैसे ही है। अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। सो हम इसकी मॉडर्न डेफिनेशन देखें तो मॉडर्न डेफिनेशन में हमें पता चलता है कि ये स्पेसिफिक है, ठीक है, प्रोटीन है, ठीक है। ये मैं आपको वन बाय वन सब कुछ समझाती हूँ। उसके बाद ये स्पेसिफिक है, प्रोटीन है, स्पीड अप करती हैं केमिकल रिएक्शन को। अच्छा जी, कैसे स्पीड अप करती हैं? लॉरिंग नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी की नीड को ख़त्म करके। अच्छा जी, और अनअल्टर्ड रहती हैं प्रोसेस के अंदर। मैंने कितनी चीज़ें हाईलाइट की हैं? 1 2 3 4 एंड 5, 5 चीज़ें हाईलाइट की हैं। ये पूरी 5 करेक्टरिस्टिक बताती हैं हमारे पास एंजाइम की। कैसे? अच्छा, अब देखें, सबसे पहली चीज़ है हमारे पास स्पेसिफिक। एंजाइम जो होते हैं स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। एंजाइम क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं अपने नेचर के अंदर। ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगी। मैंने आपको आउटलाइंस में बताया था ना कि हम इसकी स्पेसिफिसिटी पे भी बात करेंगे, तो हम इसकी स्पेसिफिसिटी पे बात करेंगे। फिर प्रोटीन है नेचर में, इसकी नेचर बता रही है कि होते किस चीज़ के हैं। हमारे पास डिफरेंट चीज़ें, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं और प्रोटीन्स हैं, ठीक है। ये मैंने बेसिक बताया। अब वो क्या है? प्रोटीन इन नेचर है। अच्छा जी, इनका आगे काम बताया हुआ है। इनका काम क्या है? इनका काम है स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को। जो भी रिएक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर, जो भी बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रहा है, हम स्पेसिफिकली बॉडी पे इस वजह से बात कर रहे हैं क्योंकि हम बायोलॉजी को पढ़े हैं। बायो मीन्स लाइफ। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में काम करते हैं, क्या काम करते हैं? केमिकल जो ऑलरेडी हो रहा है उसको स्पीड अप करेंगे, ओके। और क्या करते हैं? नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? बताएं मुझे, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी वर्ड किससे निकला है? देखने में थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिव से निकला होगा, ठीक है। एशियन कहते हैं, जो जहाँ पे भी कोई वर्ड आ जाए ना हमारे पास, एशियन का मतलब होता है प्रोसेस, ठीक है। कहीं भी आप वर्ड ये देख लो तो समझ जाना, मैंने बताया था इसका मतलब होता है प्रोसेस। कहीं भी आप ये वर्ड देख लो, ठीक है। स्टार्ट वाले वर्ड पे आ जाते हैं। हमारे पास है एक्टिवेशन। एक्टिवेशन का क्या मतलब होगा कि किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, एक्टिव करने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है।
अब एंजाइम का काम क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देना, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट हमने क्या पढ़ा, फिफ्थ पॉइंट हमने पढ़ा कि ये अनअल्टर्ड रहते हैं प्रोसेस में, मतलब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद बिल्कुल सेम रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप इसकी ना डेफिनेशन याद करो और फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमारा पूरा लेक्चर जो आज का होगा ना इसी डेफिनेशन के अराउंड रिवॉल्व करेगा, इसलिए मैंने कहा कि ये इम्पॉर्टेंट है। चलें जी, अब हम आ जाते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे, हमें इसकी नीड क्यों हुई, हमें आखिर एंजाइम चाहिए क्यों। जब मैंने आपको कहा कि ऑलरेडी प्रेजेंट केमिकल रिएक्शन को ये स्पीड अप करता है, तो ये कैसे स्पीड अप करता है हम ये भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब आ जाएं जी, हमारे पास है एक माउंटेन, हमारे पास एक है माउंटेन, गंदा सा इग्नोर कर दें, जज नहीं करना मेरी ड्राइंग को, ठीक है। अच्छा, ये हैं आप, ठीक है। अब आपने जाना है, ये पॉइंट है आपकी डेस्टिनेशन, ठीक है। आपने इस पॉइंट पर जाना है, कैसे जाएंगे, आपके पास एक सिंपल वे है और एक वेल नोन वे होगा कि जिसने एक पहाड़ की एक साइड से दूसरी साइड पे जाना होता है वो क्या करता है, पहाड़ के ऊपर चढ़ता है, फिर यहाँ से ऐसे नीचे उतर जाता है, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, ठीक है। इसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है, इसके लिए आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड है। फर्स्ट वन आपको रिक्वायर्ड है टाइम, आपके पास टाइम होना चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा जी, आपके पास दूसरा एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी हम उसे क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे, ठीक है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब क्या जी, हम हैं एफएससी के बच्चे, हमारे पास 1 मिनट भी नहीं है वेस्ट करने को, ठीक है। तो जो हमारे पास टाइम है ना इसकी बहुत किल्लत है भाई, हम नहीं इतना टाइम दे सकते, सो ये प्रोसेस तो हम ये फैक्टर हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। फिर दूसरा एनर्जी है भाई, हम एनर्जी क्यों वेस्ट करें, पहले हमारे पास थोड़ी सी एनर्जी है, सो एनर्जी का प्रोसेस भी हो गया कैंसिल। अब हम इसका कहेंगे हमने जाना तो है अपने डेस्टिनेशन पे, यहाँ पे हमने पहुँचना है, हम ज़िद्दी हैं, हमने यहाँ पे पहुँचना है, तो हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेट वे यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑल्टरनेट वे कैसे यूज़ करेंगे, जो पहाड़ है उसकी ज़मीन भी तो होगी ना, मतलब किसी ज़मीन के पार्ट पे पहाड़ है ना, तो इस ज़मीन पे है जी पानी 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 पानी, ठीक है। अब इस पानी में ये हर जगह है पानी, अब आपको इस पानी से क्रॉस करके जाना पड़ेगा। अगर आप तैरना तो आपको आता नहीं है, ठीक है, आप कैसे करोगे क्रॉस, यू नीड अ बोट, ठीक है, आपको किसी भी बोट की नीड होगी। ये हमारी बोट है, इस पे हम एक झंडा भी लगा देते हैं ठीक है। आप अब क्या करोगे, इस बोट पे आप लोग सवार होंगे जी, इस बोट पे आप आएंगे, यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप तैरते 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 यहाँ तक पहुँच जाओगे, ठीक है। अब क्या हो गया, आपका टाइम, जो आपके पास टाइम नहीं था वो भी आपका कम लगा, आपकी एनर्जी भी कम लगी। सेम इज़ द केस विद एंजाइम्स, एंजाइम भी क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को कम लगाते हैं, मतलब अपनी आई एम रियली सॉरी, जो प्रोसेस है उसकी एनर्जी बहुत कम लगती है और टाइम भी कम लगता है। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताऊं, जब हम बात करते हैं ना स्पीड अप करने की, जब हम बात करते हैं रिएक्शन को क्या करने की, स्पीड अप करने की, रिएक्शन को स्पीड अप करता है, मैंने आपको अभी बताया रिएक्शन को स्पीड अप करता है, कैसे करता है कि ये रिएक्शन को 10⁵ to 10⁸ टाइम्स क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। 10⁵ का मतलब पता है ना आपको,
1 2 3 4 5 इतने टाइम्स एक रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, ठीक है। और हमारी बुक में एक और बात लिखी हुई है, अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है उसको एंजाइम के साथ, किसके साथ, एंजाइम के साथ कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट्स लग रहे हैं। अगर उसको एंजाइम के साथ 30 मिनट्स लग रहे हैं तो उसे विदाउट एंजाइम पता है कितना टाइम लगेगा? इमेजिन करें 1 ईयर लगेगा। इसका मतलब हमने ये कंक्लूड किया कि विदाउट एंजाइम्स क्या है, हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। किसके बिना? एंजाइम्स के बिना, ठीक है, एंजाइम्स के बिना। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है जी स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर में हम देखते हैं हमारे पास एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या होता है। एंजाइम्स बेसिकली हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। क्या होती हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, एक दूसरे के ऊपर कोलाइड हुई होती हैं, अपने ऊपर कोलाइड होके एक स्ट्रक्चर बनाती हैं। जैसे आपने प्रोटीन का स्ट्रक्चर में भी पढ़ा हो मैट्रिक में, उसमें हमारे पास होता है, मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे देती हूँ स्ट्रक्चर के हवाले से। ऐसे है कि हमारे पास 4 लेवल्स होते हैं स्ट्रक्चर के। सबसे पहला प्राइमरी लेवल होता है। प्राइमरी लेवल में क्या होता है? प्रोटीन ऐसे होती है, ठीक है। सेकेंडरी लेवल में एक ऐसे हो जाती है, ठीक है। टर्शियरी लेवल में हमारे पास ऐसे हो जाती है। एंड फोर्थ लेवल आता है जो हमारे पास टर्शियरी लेवल्स इस तरीके से ज्वाइन हुए होते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन्स के लेवल है, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास एंजाइम का स्ट्रक्चर होता है ना, वो होता है मोस्टली एंजाइम जो होते हैं इस स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर में ज़्यादातर, ठीक है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी इम्पॉर्टेंट है एज वेल। एंजाइम ना तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं ना ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने आपको, अच्छा मैं पॉलीपेप्टाइड का भी आपको बता दूं। जब हमारे पास, ये आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा बट फिर भी मैं आपको एक दफ़ा याद करवा दूं कि आपने क्या पढ़ा था मैट्रिक के अंदर। आपने पढ़ा था हमारे पास पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर, ये हमारे पास अमीनो एसिड है एक, ठीक है। ये एक और अमीनो एसिड है, 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 बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं। और वो जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो ये हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके दरमियान में कौन सा बॉन्ड होता है? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। ये फिर आगे है ना, हम जब हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे ना, बायोमॉलिक्यूल्स, इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। फिर भी आपको कोई क्यूरी हो आप मुझे डीएम कर दीजिएगा, मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अभी लेक्चर लंबा हो जाएगा, आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा, सो हम अपने लेक्चर की तरफ वापस आते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पार्ट्स की बात करते हैं तो हमारे पास है एलोस्टेरिक साइट और एक्टिव साइट। एलोस्टेरिक साइट क्या होती है अभी बताती हूँ, एक्टिव साइट क्या होती है वो भी बताती हूँ। ये हमारे पास है स्ट्रक्चर एंजाइम का, ठीक है। मैंने आपको कहा कि एलोस्टेरिक साइट, अब आप एलोस्टेरिक को देख लें, एलोस्टेरिक साइट ये सारी साइट होगी, ये सारी साइट, मतलब कि रुको मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं फिर एलोस्टेरिक साइट बताती हूँ। ये हमारे पास है एक्टिव साइट, ठीक है। ये वाली हमारे पास एक्टिव साइट है, एक कहती है एलोस्टेरिक साइट। एक्टिव साइट के पार्ट्स होते हैं आगे बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट। एक्टिव समझाती हूँ, इसमें आ जाए, अब यहाँ पे आ जाए एंजाइम्स है हमारे पास।
एंजाइम की एक ही साइड जो है, एक ही जगह जो है वो पार्टिसिपेट करती है रिएक्शन के अंदर। कौन सी जगह? एक्टिव साइट होगी। एक्टिव नाम बता रहा है कि ये क्या करेगी, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगी, ये है इसकी एक्टिव साइट। ठीक है, ये सारी इसकी एक्टिव साइट है हमारे पास। ठीक है, सॉरी, ये हमारे पास इसकी एक्टिव साइट है, ये सारी की सारी। ठीक है, अब इस साइट के अलावा ये जो ये वाली पर हमारे पास जगह है ना, इस जगह के अलावा एंजाइम का जितना भी पोर्शन है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, जो भी पोर्शन है, इसको हम कहेंगे ये क्या है, एलोस्टेरिक साइट है। मतलब कि अदर देन एक्टिव साइट जो भी पार्ट होगा एंजाइम का उसको हम एलोस्टेरिक साइट कहेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने आपको कहा कि हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स होती हैं हमारे पास एक्टिव साइट की। सॉरी, टाइप्स नहीं होती, पार्ट्स होते हैं। एक्टिव साइट्स के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया, एक होता है बाइंडिंग साइट, एक होती है कैटालिटिक साइट। ठीक है जी, अब जो हमारे पास बाइंडिंग साइट है, नाम बता रहा है, हर चीज़ का नाम बोलता है, नाम ही काफ़ी है बाइंडिंग साइट का। कैसे नाम काफ़ी है? बाइंडिंग साइट क्या करेगी? बाइंड करेगी। ठीक है, बाइंडिंग साइट का काम क्या है? बाइंड करना। ठीक है, बाइंड क्या कहते हैं? जोड़ना। ये सबस्ट्रेट को एंजाइम के ऊपर जोड़ेगी ये साइट। ठीक है, जोड़ने के बाद इसका काम क्या होगा? जब ये जोड़ी होगी ना सबस्ट्रेट को एंजाइम के ऊपर, उसके बाद ये इसकी कैटालिटिक साइट को एक्टिव कर देगी। बस इतना काम है इसके पूरे प्रोसेस में। ठीक है, अच्छा, बाकी सारा काम बेचारी कैटालिटिक साइट करती है। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी एक कैटालिटिक साइट। कैटालिटिक साइट का भी नाम काफ़ी है। कैसे काफ़ी है जी? कैटालिटिक साइट भी हमें ये बताती है कैटालिटिक, मतलब कि कैटालिसिस होगी यहाँ पे। कैटालिसिस क्या होती है? हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर रिएक्शन, मतलब वो प्रोसेस जिसमें रिएक्शन हो रहा हो उसको हम कैटालिसिस कहेंगे, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें कोई स्पेसिफिक साइट नहीं है कि इसमें से एक्टिव बाइंडिंग साइट कौन सी होगी, कैटालिटिक साइट कौन सी होगी, बट इसके मेन पार्ट्स मैंने आपको बता दिए। अच्छा, इसमें ना आपको एक और चीज़ बता दूं कि हमारे पास जो एंजाइम होता है ना, हम कहते हैं एंजाइम जो है पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ है। पॉलीपेप्टाइड में मैंने आपको बताया अमीनो एसिड्स होते हैं। अब जो हमारे पास एक्टिव साइट होगी ना बेचारी, इसके पास जो अमीनो एसिड्स होंगे वो फ्यू होंगे। ठीक है, फ्यू का मतलब कुछ, और बाकी जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो सारे के सारे बल्क में प्रेजेंट है एलोस्टेरिक साइट के पास। ठीक है, बल्क के अंदर, एलोस्टेरिक साइट में बल्क के अंदर मौजूद है। ठीक है, अच्छा जी, ओके, हम नेक्स्ट उस पर आते हैं। अच्छा, अब हमने पढ़ लिया इसका प्रोटीन पार्ट। मैंने आपको एंजाइम में बताया है कि एंजाइम सारे के सारे प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट याद है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू MD-CAT। ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है बट आपके MD-CAT के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या चीज़ है ये है कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, इसकी डेफिनेशन पे आ जाएं। डेफिनेशन, यस, यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि एंजाइम जो होते हैं वो होते हैं प्रोटीन इन नेचर, लेकिन ऐसा होता है कि सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन नेचर में नहीं होते। एक एंजाइम है जो सबसे अलग इसकी पहचान है, वो है राइबोजाइम। ठीक है,
इसको नोट कर लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइबोसोम किस में इन्वॉल्व होता है? डीएनए प्रोसेसिंग में। किसमें इन्वॉल्व होता है? जब डीएनए की फॉर्मेशन होती है ना सेल के अंदर, उसमें इन्वॉल्व होता है। और ये किसका बना होता है? इसके अंदर प्रोटीन नहीं होती, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होती है। ठीक है, चलें जी बैक टू द टॉपिक, जहाँ पे हम थे वहीं से हम स्टार्ट करते हैं दोबारा। ओके, अब एंजाइम जो है, मैंने आपको एंजाइम एक्सप्लेन कर दिए। सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल होगा जो कि प्रोडक्ट में चेंज होना है, ठीक है, जिसके लिए सारा हम खेल खेल रहे हैं। वो कौन है? वो शहजादा सबस्ट्रेट है हमारे पास। ठीक है, अब इसका जो है नॉन प्रोटीन पार्ट, अब एंजाइम के पास दो टाइप्स के नॉन प्रोटीन पार्ट हो सकते हैं। पहला नॉन प्रोटीन पार्ट हमारे पास है कोफैक्टर, दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट है हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप। अच्छा, हमने इसकी पार्टीशन किस बेस पे किया? हमने बेसिस यूज किए हैं स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड विद एंजाइम। किस, अगर नॉन प्रोटीन पार्ट हमारे पास कैसे है, अगर नॉन प्रोटीन पार्ट लूजली अटैच है, लूज बॉन्ड है, तो हम क्या कहेंगे? कोफैक्टर है। अगर हमारे पास ये टाइट है, टाइटली अटैच है एंजाइम के साथ, तो हम क्या कहेंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप। अच्छा जी, अब हमें पता है जो हमारे पास बॉन्ड्स है ना, अच्छा मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। आपके पास है एक कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे बताएं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा? ऑब्वियसली कोवलेंट बॉन्ड होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमारे पास कौन सा होगा? हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, वीक बॉन्ड कौन सा होगा? हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, तो जब कोफैक्टर अटैच होता है एंजाइम के साथ, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ये क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब अटैच होता है हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये क्या करता है? टाइट बॉन्डिंग, मतलब कि कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। ठीक है जी, आई एम सो सॉरी। अच्छा जी, अब आ जाए हमारे पास कोफैक्टर की दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास है एक्टिवेटर, और दूसरा हमारे पास है कोएंजाइम। एक्टिवेटर क्या होगा? अगर तो हमारे पास कोफैक्टर किस फॉर्म में है? मेटल कैटाइन की फॉर्म में है। ठीक है, उसे हम को एक्टिवेटर कहेंगे। ठीक है, कोफैक्टर की टाइप है हमारे पास। अच्छा, अगर तो हमारे पास एंजाइम है ऑर्गेनिक फॉर्म में, किस फॉर्म में एंजाइम प्रेजेंट है? अगर हमारे पास एंजाइम प्रेजेंट है ऑर्गेनिक फॉर्म में, ऑर्गेनिक फॉर्म में अगर हमारे पास एंजाइम प्रेजेंट है, तो क्या होगा? कोएंजाइम होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देखते हैं जो हमारे पास एक्टिवेटर्स होते हैं ना, इसमें हमारे पास एक्टिवेटर्स की एग्जांपल है हमारी बुक में। उसने कहा है कि हमारे पास मोलिब्डेनियम एंड मैग्नीशियम, ये हमारे पास एक्टिवेटर्स हैं। एग्जांपल दी हुई है। हमारी बॉडी को इन दो मेटल कैटायंस की नीड होती है, इसलिए हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर एज एक्टिवेटर भी प्रेजेंट होते हैं। कोएंजाइम की बात है तो कोएंजाइम में वो कहता है कि हमारे पास जो बेस्ट कोएंजाइम है ना, कोएंजाइम का काम देख लें पहले। कोएंजाइम का काम है कि पार्टिसिपेट करता है एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में। ठीक है, क्या करता है? उसमें इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करता है एक एटम से दूसरे एटम तक। ठीक है, इसकी हमारे पास कोएंजाइम की बेस्ट ऑफ बेस्ट एग्जांपल है, एंड दैट इज द NAD पॉजिटिव निकोटीन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये हमारे पास इसकी बेस्ट एग्जांपल है।
चलो जी अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएं। अच्छा ये बड़ा मज़े की चीज़ है, एपो एंजाइम एंड होलो एंजाइम। एपो एंजाइम क्या होगा, एंजाइम का जितना भी प्रोटीन पार्ट है, ठीक है, फंक्शनल एंजाइम नहीं, सॉरी, एपो एंजाइम फंक्शनल नहीं होता, नॉन फंक्शनल होता है मोस्टली, ठीक है। इसका जितना भी प्रोटीन पार्ट है हमारे पास एंजाइम का, उसे हम कहेंगे एपो एंजाइम। होलो एंजाइम क्या होगी, कंप्लीट एंजाइम। अच्छा इधर होलो एंजाइम का फॉर्मूला देख लें, तो बस होलो एंजाइम इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। मतलब कि जितना भी हमने ऊपर डिस्कस किया था ना, सारा ऐसे स्ट्रक्चर था एंजाइम का, ये जो सारा स्ट्रक्चर है ना, ये क्या होगा, एपो एंजाइम। अगर हम इसके साथ एक इस तरीके से कोफैक्टर अटैच कर देते हैं, एक कोफैक्टर अटैच हो गया, फिर यहाँ पे हमने सबस्ट्रेट अटैच किया, ठीक है, तो ये सारा पोर्शन मिलके क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारे पास होलो एंजाइम, ठीक है। अगर हम किसी भी फंक्शनल एंजाइम के अंदर से क्या निकाल देते हैं, कोफैक्टर निकाल दें, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एपो एंजाइम। अगर हम कोफैक्टर लगा देते हैं, पूरा फंक्शनल हो गया एंजाइम, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या बच जाएगा, होलो एंजाइम। अच्छा मैंने एक मिस्टेक की, वो ये थी कि सबस्ट्रेट इज नॉट द पार्ट ऑफ होलो एंजाइम। सबस्ट्रेट तो हमारे पास एंजाइम का पार्ट ही नहीं है, तो होलो एंजाइम का पार्ट कैसे हो सकता, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एंजाइम की नेचर, एंजाइम की फितरत कैसी है, ठीक है। एंजाइम भी फितरत सलीम पे पैदा हुआ है प्रोटीन्स इन नेचर है, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर, ठीक है। मैंने आपको एक एक्सेप्शनल केस बता दिया राइबोजाइम का, दिस इज द फेडरल टेक्स्ट बुक में लिखा। अच्छा जी एंजाइम्स हमारे पास होते हैं प्रोटीन नेचर के, और ये क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं। एंजाइम्स 3 डायमेंशनल होते हैं, मतलब कि एक्स वाई और जी। हमारे पास 3 डायमेंशन से मुराद ये एक्स वाई एंड जी, ये एक्स हो गया, ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया, ये जी एक्सिस हो गया। इन सब एक्सिस में पूरे फैले हुए होते हैं, इनको हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। और इसमें जिक्र है इसका, भला पॉलीपेप्टाइड है, ये मैंने आपको बता दिया, एक दूसरे के ऊपर कोलाइड होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि कोलाइड हुई होती हैं। अच्छा मैंने आपको बताया था पीछे एक टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात की थी, टर्शियरी स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है कुछ, ठीक है। टर्शियरी स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है। इसमें आप देखें जो जिगजैग स्ट्रक्चर है ना, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अगर इस जिगजैग स्ट्रक्चर को हम बिल्कुल स्ट्रेट कर दें, ऐसे बिल्कुल खोल दें, जस्ट लाइक आपके हैंड में स्प्रिंग है और आपने स्प्रिंग को इतना स्ट्रेच किया है कि वो अब बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है, बिल्कुल इसी तरीके से। पहले हमारे पास स्ट्रेट स्प्रिंग, आप ले लें एग्जाम्पल ले लें, स्ट्रेट स्प्रिंग है, वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। इसमें क्या है, पॉलीपेप्टाइड्स बनी है, अभी अमीनो एसिड अटैच हुआ है, ठीक है। फिर आपने उसको स्प्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट किया, और वो स्प्रिंग क्या बन गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद दिस वन वी हैव, ये वाला हमारे पास होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट वी हैव स्पेसिफिसिटी, जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है एंजाइम की, वो स्पेसिफिसिटी है। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। जो एक टाइप का एंजाइम होता है वो चेंज करता है एक स्पेसिफिक टाइप के सबस्ट्रेट को, या फिर हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट को। तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, ये सिर्फ इंसानों का काम है, ठीक है, एंजाइम्स का काम नहीं है। एंजाइम्स बहुत लॉयल होते हैं अपनी सबस्ट्रेट्स के लिए, ठीक है। बी लाइक एंजाइम एंड स्टे हैप्पी, ओके। इससे मुराद ये है कि एंजाइम जो है, या तो उसका एक सिंगल सबस्ट्रेट होगा, सिंगल सबस्ट्रेट होगा, सिंगल,
या तो बहुत ज़्यादा लॉयल होगा एंजाइम, या तो थोड़ा बहुत जो है ना ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट को भी पूछ लेता है। ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट से मुराद ये है कि आप देखें कि प्रोटीन हमारे पास डिफरेंट टाइप के हैं। अगर तो हमारे पास एक एंजाइम है पेप्टाइडेज, ठीक है, ये हमारे पास एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डिसॉल्व करता है, प्रोटीन को कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड के अंदर। अब वो देखिएगा कि कोई भी प्रोटीन आ रही है ना, उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, कोई भी प्रोटीन, मतलब किसी भी टाइप की, उसकी कोई भी टाइप हो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज द फॉर्मेशन। एंजाइम बनते कैसे हैं? एंजाइम हमारे पास बनते हैं, एंजाइम बनते हैं राइबोसोम्स के अंदर। हमें पता है राइबोसोम्स क्या होते हैं। राइबोसोम्स को हम, राइबोसोम का एक कॉमन नेम है, कॉमन नेम नहीं, हाँ कॉमन नेम है, सॉरी नेम ही है राइबोसोम्स का एक कॉमन नेम है हमारे पास, हम इसको कहते हैं फैक्ट्री है जी। फैक्ट्री ऑफ व्हाट? फैक्ट्री ऑफ किसकी? प्रोटीन की। किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से बने हुए हैं ना। एंजाइम किसके बनते हैं? प्रोटीन के बनते हैं। तो राइबोसोम हमारे पास फैक्ट्री है प्रोटीन की। हर वो चीज़ जो प्रोटीन नेचर की होती है वो राइबोसोम में बनती है, राइबोसोम उसको मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, करते हैं। मेरे मुज़क्कर मुन्नस खराब हो गए हैं ठीक है। अब क्या होता है कि या तो अब इसके पास दो रास्ते हैं, या तो ये बन जाएगा प्रोटीन, प्रोटीन से एंजाइम, एंजाइम से इसके पास दो रास्ते होंगे, या तो ये रह जाएगा सेल के बिल्कुल अंदर, ये सेल के अंदर रह जाएगा। आई एम फाइंडिंग द स्पेस टू टेल यू, ओके यहाँ पे हमें मिल गई जगह। ये सेल के अंदर रह जाएगा और अंदर ही काम करेगा, तो हम इसको कहेंगे इन वीवो एंजाइम है जी, ये इन वीवो सेल के अंदर रह जाने वाला। दूसरा हमारे पास होता है इन विट्रो, सेल के आउटसाइड जो वर्क करता है उसे हम इन विट्रो कहते हैं, ठीक है। एंजाइम सेल के अंदर बनने के बाद पैक होते हैं और बाहर चले जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे लोग यहाँ पे पाकिस्तान में अपनी अर्ली एजुकेशन कंप्लीट करके पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? इन विट्रो कहलाएंगे। अगर पाकिस्तान के अंदर ही पढ़ रहे हैं, जलील हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे? इन विवो, ठीक है अच्छा जी। फिर हमारे पास ऐसा है कि जो इन विवो एंजाइम्स होते हैं ना, एंजाइम जो अंदर वर्क कर रहे हैं, उसमें से कुछ एंजाइम जो होंगे डिसॉल्व होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस। जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, यानी कि ग्लूकोज की लाइसिस, लाइसिस मीन ब्रेकेज, ग्लूकोज की ब्रेकेज जो होती है इस प्रोसेस में, ये होती है हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होंगे, हमारी अकल इस बात को तस्लीम करती है कि जिस प्रोसेस के लिए एंजाइम रिक्वायर्ड होंगे वो उसी प्रोसेस की जगह पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस जो कि हमारे पास हो रही है इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर, तो जो हमारे पास रिएक्शन है, एंजाइम उसके प्रेजेंट है, वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। दूसरी हमारे पास है एंजाइम्स आर बाउंड टू ऑर्गेनेलीज। कुछ एंजाइम्स ऑर्गेनेलीज के साथ बाउंड होते हैं। क्यों बाउंड होते हैं जी? उनको ऑर्गेनेलीज के साथ बहुत मोहब्बत होती है। क्यों होती है भाई? क्योंकि वो उनका काम जो है ना वो ऑर्गेनेलीज के साथ ही है। जैसे कि हमारे पास केल्विन साइकिल है और क्रेब्स साइकिल है। ये कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो इसके जो एंजाइम होंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? हमारे पास ऑर्गेनेली है, ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास है कुछ एंजाइम पार्ट है राइबोसोम्स का, ठीक है। सॉरी, जस्ट अ मिस्टेक, फोटोसिंथेसिस में से मिस्टेक हो गई यहाँ पर। ये फोटोसिंथेसिस नहीं आएगा, प्रोटीन सिंथेसिस आएगा।
प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन के सिंथेसिस में जो इन्वॉल्व होते हैं वो एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? राइबोसोम्स के अंदर, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि राइबोसोम्स क्या हैं? फैक्ट्री हैं। ठीक है, अब जो हमें फैक्ट्री, अब समझो मेरे पास है, मैंने बनाई है एक चॉकलेट की फैक्ट्री, तो जो मुझे शुगर चाहिए और कोको पाउडर चाहिए, हमें मिल्क चाहिए, मुझे फैक्ट्री के अंदर चाहिए होगा ना। या आप मुझे ये तो नहीं कहेंगे कि ये सब चीज़ें वहाँ पे हैं, वहाँ पे जाके इसको यूज़ करो और फिर यहाँ पे आप चॉकलेट बनाओ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो एंजाइम वहीं पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे इनकी नीड होती है, जहाँ पे इन्होंने प्रोसेस करना होता है। सो दिस इज द एंड। ये हमारे पास लेक्चर का एंड हो गया। I hope you will like this lecture and best of luck for your future. ठीक है जी, best of luck. अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफ़िज़।